हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 7 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आपको बताना है ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है लेदर के लिए, चमड़े के लिए एक्सपो होगा। तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा। विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा इसके बारे में। आयोजन इसका जो है 20 से 21 फरवरी 2025 तक यशो भूमि दिल्ली में किया जाएगा। और कौन आयोजित इसको करेगा। चरम निर्यात परिषद है, काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट। तो इसके द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। तो ये जो इसका आयोजन होगा ये एक प्रमुख B2B, बिजनेस टू बिजनेस कार्यक्रम है, जिसे निर्माताओं और निर्यातकों को अपने नवीनतम संकलन, नवाचारों और क्षमताओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। बनाए गए हैं जो व्यवहार सोर्सिंग विकल्पों की जो है तलाश कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। अब लेदर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स और जान लीजिए क्या क्या इसकी विशेषता है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के साथ समन्वय करते हुए DILEX 2025 निर्यात को बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए और वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को जो है मजबूत करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। तो ध्यान रखना है। और अब देखिएगा लेदर के सबसे बड़े निर्यात और देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक, और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अगर देश में देखेंगे तो चीन जो है सबसे बड़ा चमड़ा का जो है लेदर का उत्पादक है। ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और चीन है, इटली है, ब्राजील है, ये तीनों जो है सबसे बड़े उत्पादक है लेदर के। और वहीं देखेंगे भारत में राज्यों में तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ये सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है चमड़ा का। सेकंड स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल थर्ड पे, महाराष्ट्र उसके बाद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अभी बजट में कुछ इससे संबंधित जो है प्रावधान किया गया है, उसके बारे में भी देख लीजिएगा क्या प्रावधान था। कि उद्योग जगत की एक प्रमुख मांग को पूरा करते हुए गीले नीले चमड़े पर मूल सीमा शुल्क को जो है 2 फरवरी 2025 से जो 10% लगता था उसको घटा करके 0 कर दिया गया है। तो ये आपका जो है चमड़े से संबंधित एक न्यूज था। उसके साथ ही कृष्ण चरम पर जो है निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। जो निर्यात शुल्क लगता था एक्सपोर्ट करने पर उसको समाप्त कर दिया गया है। और जो इसको जो है 10% जो सीमा शुल्क लगता था उसको भी घटा दिया गया है, मूल सीमा शुल्क। तो ये आपको दो महत्वपूर्ण बातें थी, बजट में इसका प्रावधान था। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो किसने किया है। विकल्प में है देखिएगा रिद्धिमान साहा, दिनेश कार्तिक, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा। तो आप बताइए किस जो है खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय प्रारूप से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सही उत्तर आपका रहेगा रिद्धिमान साहा ने इसकी जो है घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इनका इमेज देख लीजिएगा, ये है रिद्धिमान साहा। ये खास करके जो है घरेलू मैच खेला करते थे। आप जानते हो कि कम ही जो है इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन इन्होंने जो है घोषणा कर दी है। इनके नाम कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, मतलब अवार्ड वगैरह, लेकिन इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख पुरुष कबड्डी टीम तो ये मेल जो कबड्डी टीम है उसने किस राज्य को हरा करके खिताब जो है टाइटल्स अपने नाम किया है, यानी जीता है। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था उसका जो है किस राज्य ने ये जो है अवार्ड जीता है पुरुष कबड्डी लीग में। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है दूसरे नंबर की जो है किस राज्य को हरा करके जीता है। तो ये भी आपका वो रहेगा। तो आपको विकल्प देखिएगा महाराष्ट्र, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड। तो किसे हरा करके जो है उत्तर प्रदेश ने ये जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा चंडीगढ़ को हरा करके इन्होंने जो है ये पुरुष कबड्डी टीम ने जो है खिताब जीता है, टाइटल अपने नाम किया है। इसका आयोजन आपको पता होगा उत्तराखंड में जो है अभी वर्तमान में चल रहा है। 14 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स बता देते हैं 38वें गेम के बारे में। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश जो है जिसके कप्तान थे अर्जुन देसवाल,
ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टीम ने जो है जीता है तो कप्तान का नाम भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम ने जो है फाइनल में चंडीगढ़ को 57-43 से हरा करके 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? उत्तर उत्तर प्रदेश ने। तो वहीं रजत कौन जीतेगा? चंडीगढ़ जीतेगा सेकंड प्लेस पर, सिल्वर मेडल। तो ध्यान रखना है। और 3 साल में यह जो है राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्वर्ण पदक है। ये भी आप महत्वपूर्ण उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के नाम। तो ध्यान रखना है ये चीजें आपको। इसके बारे में देखिएगा, इनका जो है इसके जो कप्तान है उनका ये इमेज है। दूसरे नंबर अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिएगा। देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने जो है देहरादून उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किए थे 38वें राष्ट्रीय गेम्स का। तो देखेंगे 28 जनवरी से इसका आयोजन हो रहा है और 14 फरवरी तक ये आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा, मतलब किया जा रहा है। इसमें जो आपकी बार 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहा है। देखेंगे इसमें 35 खेल विविधताओं की जो है प्रतियोगिताएं होंगी। 35 में से जो है 33 के लिए अवार्ड दिया जाएगा और 2 जो है आपका प्रदर्शनी गेम रहेगा। और इसमें 2, ये आपको ध्यान रखना, 2 गेम्स इसमें जो है पहली बार जोड़ा गया है, योग हो गया और मल्लखंभ हो गया। पहली बार जोड़ा गया है, कोई भी गेम्स पहली बार किसी खेल में जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से वो जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना, योग और मल्लखंभ को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। थीम इसका अब की वर्ष का जो 38वां राष्ट्रीय गेम्स हो रहा है उसका थीम है हरित खेल, यानी ग्रीन गेम्स। ये भी महत्वपूर्ण आपका है, थीम ही पूछा जा सकता है। इसके शुभंकर वगैरह देख लीजिएगा, मैस्कट है। तो खेल का मैस्कट जो है मौली है। क्या है? मौली। अब मौली के बारे में जो है भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी हो जाता है, क्या है, क्यों इसको रखा गया है। तो मौली एक जो है मोनाल पक्षी है। कौन सी पक्षी है? मोनाल पक्षी है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है इसका राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है, वहीं ये पाई जाती है मुख्य रूप से। मोनाल पक्षी हिमालय का जो है मूल पक्षी है, मूल निवासी है। और इसका मसाल जो है देखेंगे तेजस्विनी है। पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो वर्तमान पाकिस्तान है उसके लाहौर में हुआ था। तब उस समय उसका नाम जो है अखिल भारतीय ओलंपिक खेल था। लेकिन 1940 में जब इसका 9वां संस्करण हो रहा था, कहाँ हो रहा था? मुंबई में हो रहा था। मुंबई या मुंबई उस समय का मुंबई था। तो 9वां संस्करण जब उसका हो रहा था तब इसका वर्तमान में जो राष्ट्रीय खेल पड़ा है वो पड़ गया था। अब इसके बारे में और थोड़ा जानिएगा कि इसका 37वां अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 38वां चल रहा है। कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। ये आपको जो है याद रखना है। उसके बाद इसका 37वां गेम जो है कहाँ हुआ था? आपका गोवा में हुआ था। इसको कौन जीता था? महाराष्ट्र ने जीता था। ये आपको ध्यान रखना था। और उसके बाद देखेंगे आपका अगली वर्ष को जो है कहाँ होगा? 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। ये भी आपको जो है याद रखना है डाटा। तो ये सब महत्वपूर्ण डाटा है, आपको याद रखना है। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगला है देखिएगा, हाल ही में फिक्की के बारे में भी आपको बता देंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ जो है समझौता किया है? तो ये आपको बताना है कि जैसे भारतीय शहर जो है वो अंतरराष्ट्रीय शहर से जो है कैसे सहयोग बढ़ा सकते हैं, उसके साथ कैसे तालमेल कर सकते हैं, विकास को कैसे शहर मिलकर के जो है एक देश के शहर दूसरे देश के साथ शहर के साथ कैसे विकास कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है फिक्की ने समझौता किया है। तो किस संगठन के साथ समझौता किया है? विकल्प में है विश्व बैंक, एक्सपो सिटी दुबई, यूनेस्को, एक्सपो सिटी लंदन। तो आप बताइए किसके साथ जो है इसने समझौता किया है? किसने किया है? फिक्की ने किया है। तो ये देखिएगा एक्सपो सिटी दुबई द्वारा जो है ये समझौता किया गया, इसके साथ किया गया है। दूसरे नंबर अभी आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक्सपो सिटी दुबई ने जो है किस भारतीय संगठन के साथ अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो उसमें विकल्प दे देगा जो है नीति आयोग, कोई और जो है ये फिक्की दे देगा और कोई संगठन दे देगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो किसके साथ किया है? फिक्की भी ध्यान रखना है। दूसरे नंबर ये एक्सपो सिटी दुबई भी याद रखना है। शहर में जो है कनेक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए तो एक्सपो सिटी दुबई द्वारा जो है इसको समझौता किया गया। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग शायद गलत हो गया, फेडरेशन ऑफ
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय शहरी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। दुबई कहाँ है आपका? यूएई का बड़ा शहर है, राजधानी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। शायद हम मैप में लगाना भूल गए हैं, क्योंकि मैं मैप के माध्यम से ज्यादा करके बताता हूं कि वो चीजें आपको याद रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दुबई एक वहां का बड़ा शहर है। निश्चित रूप से आप जो है देखे होंगे इंडियन, कई सारे इंडियन जो है दुबई में जाते हैं वहां अपने रोजगार के लिए। उद्देश्य है इसका जो अक्टूबर 2025 में होने वाला है, क्या आगामी जो एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन होने वाला है एपीसीएस और मेयर्स फोरम होने वाला है। तो भारत की उसमें जो है भागीदारी को और सुगम बनाने के लिए ये जो है भारत ने समझौता किया, फिक्की ने समझौता किया है। तो निश्चित रूप से जो अगला अक्टूबर में होने वाला ये फोरम है, मेयर्स फोरम और एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, तो उसमें जो है भारत की साझेदारी और बढ़ेगी। भारत की जो है उसमें भारत और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा, ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं, की अध्यक्षता में किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया है। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जो है यूसीसी पर जो है प्रारूप गठित करने के लिए, प्रारूप बनाने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए समिति बैठाई गई है। किसके अध्यक्षता में? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति जो है बैठाई गई है। अभी आपको पता होगा 27 जनवरी को हम लोग, हाँ 27 जनवरी ही इसी पिछले महीने में 2025 में उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना है जो यूसीसी को जो है स्वतंत्रता के बाद लागू किया। गोवा में आप जानते होंगे लागू है, लेकिन वो आजादी के पहले लागू हुआ था। लेकिन अभी पहला राज्य बना था यूके, उत्तराखंड, उसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू किया था। और उसमें जो भी उसके लिए जो ड्राफ्ट बनाया था उन्होंने ही, उसमें भी जो है रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ही ड्राफ्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा भी इनकी अध्यक्षता में जो है ड्राफ्ट कमेटी बैठाई गई थी। तो अभी को इसकी अध्यक्षता में बैठाया गया है, ये बताना है। विकल्प में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा गुजरात। कौन सा सही उत्तर रहेगा? गुजरात सरकार। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, पहले इसके बारे में देख लीजिए। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? समान नागरिक संहिता। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 धर्म है, हिंदू और मुस्लिम, मान लीजिए एक बड़े धर्म है, दोनों बड़े धर्म के जो है ये हिंदू हो गए या मुस्लिम। इसमें क्या होता है, किसी धर्म में मान लीजिए विवाह के लिए अलग कानून है, यहाँ जो है तलाक के लिए अलग कानून है, विवाह के लिए, तलाक के लिए, मान लीजिए उत्तराधिकार जो है ग्रहण करना है, इसके लिए तलाक देना है, उसके लिए, ये सब के लिए अलग अलग दोनों में लोगों में कानून है, दोनों धर्म में। तो ये क्या होता है कि इससे जो है दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू धर्म में, अगर हिंदू एक्ट आया, मान लीजिए कोई ला दिया गया, हिंदू एक्ट में एक आ गया कि कोई भी पुरुष जो होता है वो 2 शादी नहीं कर सकता, 1 शादी कर सकता है। और मुस्लिम में वही कहा गया कि मुस्लिम में जो है कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना शादी कर सकता है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना दोनों धर्मों में, मतलब दोनों लोगों के साथ, दोनों पुरुष हैं, दोनों लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसे क्या होता है, तलाक देना है तो क्या हिंदू अगर तलाक लेना चाहता है, या पति या पत्नी दोनों में से कोई, तो क्या उसके लिए अलग कानून होना चाहिए? और मुस्लिम अगर तलाक लेना चाहते हैं तो क्या उनके लिए अलग कानून होना चाहिए? तो इसी को जो है, इसी सब कानून को जो है समान करने के लिए ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। निश्चित रूप से ये जो है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। आप कैसे याद करेंगे अनुच्छेद 44? तो देखिएगा 4 और 4 दोनों बराबर है ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, कोई और धर्म हो गया, ईसाई हो गया, कोई और, तो दोनों का क्या हो गया, 4-4 बराबर। मतलब क्या, जो विवाह हो गया, तलाक हो गया, जितने जो है ये उत्तराधिकार से संबंधित कानून हो गए, ये सब सभी समान, मतलब कानून बराबर हो जाए। तो ये बराबर हो गया, 4 और 4 बराबर। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। मतलब इसको देखिएगा, ये आप गलत तरीके से मत समझिएगा, आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। आपके डीपीएसपी जो होता है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे जो है हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। देखेंगे इसका वर्णन जो है अनुच्छेद
36 से लेकर के 51 तक जो है वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। उसमें जो है देखेंगे अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि जो है अपने राज्य में या अपने राष्ट्र में जो है समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। तो ये अभी तक जो है बहुत कम राज्य में ऐसा हो पाया है, हालांकि जो है कई सारे राज्य इस पे विचार कर रहे हैं और यूके ये लागू कर दिया है, पहला स्टेट बन गया। अभी जो गुजरात सरकार ने भी जो है प्रारूप समिति बैठा दी है, और वो भी किसके अध्यक्षता में, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जो क्या है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, तो इनकी अध्यक्षता में बैठा दिया है। इसको ध्यान रखना है। थोड़ा सा और डिटेल देख लीजिए। तो उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता लागू हुआ था, उसके भी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई भी उस समिति की अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान रखना, उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और 27 जनवरी को हम आपको बता दिए ना, ये उत्तराखंड में पहला राज्य बन गया है जो इसको लागू कर दिया है स्वतंत्रता के बाद। और यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, विरासत हो गया, इस सब के संबंध में जो कानून समान होता है। मतलब ऐसा अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इस सबसे संबंधित जो कानून होता है, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, तो सबका कानून समान हो जाता है। वही चीज हमारे हिसाब से जहां तक कुछ हद तक जो है ये मतलब इसमें ऐसा होना भी चाहिए कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो अगर हिंदू धर्म में एक पत्नी मतलब एक पत्नी से विवाह करने का वो है, तो मुस्लिम धर्म में भी वही होना चाहिए। तलाक की जो प्रक्रिया है वही सब में होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। ये है देखिएगा रंजना प्रकाश देसाई, कई सारे कमेटी के अध्यक्ष रह चुकी हैं, काफी मानी जानी जो है पर्सनालिटी है, तो ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बाल शोषण सामग्री। बाल शोषण सामग्री जो है चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित, क्राइम घोषित कर दिया गया है। वो भी विश्व का पहला राज्य कौन बना है जिसने एक क्राइम घोषित किया है, जो चाइल्ड एब्यूज कंटेंट होता है। तो आपको बताना है जो AI जनरेट होता है क्या होता है। कई बार आप देखे होंगे बच्चों के साथ जो है AI जनरेट करके ऐसा ऐसा वीडियो बना दिया जाता है कि वो जो है समाज में जो है बहुत गलत उसका प्रभाव जाता है। तो उसके कारण से जो है विश्व का पहला देश कौन बन गया है जो इसको जो है बैन घोषित कर दिया, अपराध घोषित कर दिया है। तो विकल्प में है भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आप बताइए किस देश ने जो है ये घोषित किया है अपराध बाल शोषण सामग्री को, चाइल्ड एब्यूज कंटेंट होता है। सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने जो है पहली बार विश्व का पहला देश बना है जो AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री है उसको बैन कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना। क्या होता है देखिए, आप कई बार देखे होंगे कि बच्चे को साथ जो है ऐसा ऐसा मतलब इमेज ऐसा ऐसा उनका बोली जो है करवा दिया जाता है। बोली बच्चा मान लीजिए चेहरा उसका है, बोली किसी और का लगा, भाषा किसी और का लगा दे दिया जाता है। तो वो जो है समाज पर, बच्चों पर जो है बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, आप सुने होंगे, बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं। अगर बच्चे देश का भविष्य है तो बच्चे अगर मतलब नहीं विकास कर पाएंगे, बच्चों जो है गलत संगत में पड़ जाएंगे, तो देश का भी संगत गलत होगा। क्योंकि आने वाले पीढ़ी, आने वाले समय में बच्चे ही जो है देश को चलाने वाले हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छा रास्ता देना जो है बहुत जरूरी होता है। तो सरकार ने हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। तो ये देखिएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, यहाँ इसका मैप अगर ऐसे देखेंगे, इसको कभी अलग टॉपिक में बताएंगे। वैसे यूके सरकार ने जो है इसको किया है, तो ध्यान रखना है। इसके यहाँ देखेंगे नीदरलैंड हो गया, यहाँ जो है सॉरी आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड तो इधर होता है, सॉरी इसको ध्यान रखना है। तो आयरलैंड हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, और ये आपका जो है दक्षिणी आयरलैंड हो गया। अगला है देखिएगा भारतीय सेना द्वारा पूर्वी कमान मुख्यालय जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता था, उसका नया नाम क्या रखा गया है। तो भारतीय सेना द्वारा नया नाम क्या रखा गया है आपको बताना है। क्या होता नाम क्या रखा, कोलकाता में स्थित था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम क्या लग रहा है, ये औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, ये अंग्रेजों के समय का नाम है कि नहीं है, आप बताइए। तो इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि जो इसका फोर्ट विलियम नाम था इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा नाम चेंज करके, आप बताना है आपको। विकल्प है भारत दुर्ग, विजय दुर्ग, भारतीय सेना दुर्ग, पूर्वी दुर्ग। तो जो है ये पूर्वी कमान है, इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में है, तो इसके नाम जो है विजय दुर्ग कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात है, देख लीजिए। तो भारतीय सेना के ने जो है कोलकाता में अपने पूर्वी कमान मुख्यालय है फोर्ट विलियम का नया नाम जो है बदल दिया है, उसको विजय दुर्ग कर दिया है। उद्देश्य इसका यही है कि जो औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना, औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के
जो स्वदेशी सैन्य इतिहास है उसको अपनाना, जो भारत का जो इंडिजिनस जो है सैन्य हिस्ट्री है उसको जो है अपनाना, तो ये ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, किस आईआईटी द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस, कैंसर जीनोम एटलस जो है लॉन्च किया गया है? तो किस आईआईटी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। विकल्प में है देखिए आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बनारस। तो किसके द्वारा जो है फर्स्ट जो है इंडिया का फर्स्ट है तो ये कैंसर जीनोम एटलस तैयार किया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास। इससे क्या फायदा होगा, क्या होता है कई कई लोगों का डाटा जिनको कैंसर जो कैंसर से पीड़ित हैं उनका कई लोगों का डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। तो क्या उसको इससे ये पता चलेगा जैसे कैंसर होने के पहले उनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो है क्या परिवर्तन हुआ, उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया जिससे कैंसर ठीक हो गया, कौन से उनको जो है मतलब किस माध्यम से उनको जो है मेडिसिन दिया गया वो ठीक हो गया। कई लोग उसमें ऐसे होते हैं कि जो है ठीक नहीं हो पाते हैं, डेथ हो जाता है, तो क्या उसमें समस्या है कि उनका डेथ हो गया। तो इस सब के मामले में पूरा जो है एटलस तैयार किया गया है। इससे क्या होगा, जो भविष्य में कैंसर से पीड़ित लोग होंगे, बीमार लोग होंगे, उसको जो इलाज करने में, उनको ठीक करने में जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए जो है आईआईटी मद्रास ने जो है ये कैंसर जीनोम एटलस तैयार किया है। तो देखिएगा ये पहला आपका कैंसर जीनोम एटलस है जो लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत जो है देश भर में 480 स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है महिलाओं में, उसके रोगियों के ऊतक मतलब टिश्यू होता है, जो सेल्स का ग्रुप होता है, उसका नमूना जो है टिश्यू सैंपल्स इकट्ठा किया गया और 960 एक्सोम इंडेक्सिंग जो है को पूरा किया गया है। और नोट में देखेंगे तो एक कैंसर जीनोम जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आईआईटी मद्रास ने 2020 में ही कर दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंबूसिया इंफिनिक्स जो समाचारों में देखा गया है किस प्रजाति से जो है संबंधित है, जो ये न्यूज में था। तो इसके कारण से जो है एनजीटी ने कुछ गाइडलाइन भी दिया है, तो आपको बताना सरकार को जो है कुछ सरकार से कुछ रिपोर्ट भी मांगा, तो किस प्रजाति से संबंधित है जो अभी न्यूज में है। अभी क्या क्यों न्यूज में हम पूरा आपको बता देते हैं। विकल्प में है देखिएगा मधुमक्खी, मच्छर मछली, मकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किससे संबंधित है ये जो है गंबूसिया इन्फिनिक्स। सही उत्तर आपका रहेगा मच्छर मछली से ये संबंधित है, तो ध्यान रखना है। तो देखिएगा एनजीटी, अभी हम शायद कल या परसों आपको जो है बताए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे कहा जाता है, जिसकी स्थापना 2010 में हुआ था। ऐसा करने वाला जो है भारत तीसरा देश बना था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ये सब डाटा हम पूरा आपको बता दिए थे। तो उसने क्या कहा है कि एनजीटी ने मच्छर नियंत्रण के लिए जो है गंबूसिया इन्फिनिक्स मच्छर मछली जिसे कहते हैं और पोसिलिया रेटिकुलता गप्पी इसे कहते हैं कि इस्तेमाल पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इससे क्या होता है कि मच्छर नियंत्रण के लिए सरकार ने इन दोनों जो प्रजातियों को छोड़ा था जहां मच्छर ज्यादा पनपते हैं, उसे ये क्या करते हैं मच्छर के जो प्रजाति को ही खत्म कर देते हैं, मच्छर को वहां से खत्म कर देते हैं। तो उससे सरकार एनजीटी ने जो है इसमें पूछा है कि सरकार इस पर क्या राय रखती है अपना, कि मतलब इनका जो मच्छर का प्रजातियां खत्म हो रही हैं तो इससे क्या पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स मांगा है। तो कंबोजिया इन्फिनिक्स जो देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है मूल निवासी है। ये जो प्रजाति है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो है 100 सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में जो है शामिल किया है। क्या होता है कोई विदेशी अगर प्रजाति ला करके कहीं इंडिजिनस प्रजाति में जो है उसमें रख दिया जाता है तो उससे पूरा इन्वायरमेंट वहां का जो है खराब हो जाता है। वो विदेशी प्रजाति जो है वहां की जो देशीय प्रजाति होती है उसको नष्ट कर देती है। और देखेंगे पोसिलिया रेटिकुलता जो है ये दक्षिण अमेरिका की एक गैर प्रवासी मछली है जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा है। तो ये अगर विदेशी प्रजाति लाएंगे तो देसी प्रजाति जो वहां से विलुप्त हो जाएंगी। है मच्छर नियंत्रण के लिए इन मछलियों को कई भारतीय राज्यों में जो है छोड़ा गया है, जिससे क्या होता है पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं जो है बढ़ गई हैं। तो ये आपको बता ही दिया कि मच्छर नियंत्रण के लिए वहां छोड़ तो रहे हैं, सही बात है, छोड़ रहे हैं, मच्छर नियंत्रण होगा, सही होगा। मलेरिया डेंगू ये सब बहुत फैल रहा है, बचेगा उससे।
लेकिन क्या उस इन्वायरमेंट पर जो है प्रभाव जितना हो रहा है, इको सिस्टम पे जो प्रभाव हो रहा है उसका क्या होगा। तो एनजीटी ने जो, एनजीटी आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये इसी सब मामले में जो है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित मामलों को देखता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है देखिएगा, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में जो है खोली जाएगी। तो आपको बताना है ये एआई यूनिवर्सिटी वो भी है, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित जो है वहां चीजें होंगी, पढ़ाई जो होगी। तो ये किसने खोला, किस राज्य ने खोला है। विकल्प में है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा। तो आप बताइए किस राज्य सरकार ने जो है एआई यूनिवर्सिटी खोलने घोषणा की है, खोला है। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र सरकार ने। ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र सरकार ने इसको जो है पहली एआई यूनिवर्सिटी खोला है। तो देखिएगा इस यूनिवर्सिटी द्वारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्र में जो है अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। जो उद्योग हो गया, इंडस्ट्री, एजुकेशन, शिक्षा और सरकार के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने वाला उत्कृष्टता केंद्र होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एआई का जो है बहुत अच्छा उपयोग भी है, लेकिन इसका मिसयूज भी हुआ। अभी आपको क्वेश्चन बताया ना, जो बाल शोषण सामग्री है बच्चों के लिए, वो ब्रिटेन ने उसको बैन कर दिया। तो एआई से जो है कई सारे खतरे भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, डोगरी भाषा श्रेणी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिएगा यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कई दिन पहले घोषणा कर दिया गया है। ये 24 जो है भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 24 में मतलब कौन, 22 जो भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची में है, 2 आपका, एक इंग्लिश हो गया, एक जो है आपका राजस्थानी हो गया। ये 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें लगभग 22 या 23 भाषाओं में जो है घोषणा कर दिया गया था। 2 भाषाएं बची थी, उसमें से डोगरी भाषा के लिए घोषणा हुआ है अभी। तो किसको ये दिया जाएगा, वो भी मरणोपरांत दिया जाएगा। विकल्प में है चमन अरोड़ा, नमिता गोखले, माधव कौशिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा चमन अरोड़ा को जो है ये दिया जाएगा। ध्यान रखना है। देखिएगा साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार है, साहित्य अकादमी द्वारा 1955 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपया जो है आपका, 1 लाख रुपया और कुछ जो है आपका अवार्ड दिया जाता है, मतलब वो साल वगैरह आपको भेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना है। इसके बारे में जो है मार्च में इसकी घोषणा हो जाएगी, शायद 8 मार्च को है, एग्जैक्ट नहीं डेट याद है। तो मार्च में जब घोषणा होगी तो पूरा हम डिटेल्स में किसको दिया गया, किस भाषा के लिए दिया गया, कि कब से दिया जा रहा है, वैसे हम आपको बता दें कब से दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। तो उनकी पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा। तो इसके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। अब इनके नाम की तो घोषणा हो गई है। तो उसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। और जो 8 मार्च, वही आपसे बताया ना, ये इसकी जो है नई दिल्ली में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उनके परिवार द्वारा जो है इस अवार्ड को रिसीव किया जाएगा। तो ध्यान रखना है। तो दोस्त आज का करंट अफेयर्स यही तक रखते हैं। कैसा लगा करंट अफेयर्स बताइएगा जरूर। अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।